Good afternoon, all student, Hindi medium student. Today's class, chapter 2, 7th class, राजा और उनके राज. So thanks for joining me. Let's go ahead. राजा और उनके राज. सातवीं शताब्दी में के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ. मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया. So look at this picture. मैप फर्स्ट का है. इसमें गुज्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चाहमानों के स्थान का निर्धारित किया गया है. ये सारे परिवर्तनशील सीमाएं हैं. सो आप लोगों को लास्ट में बताऊंगी जब क्वेश्चंस कराऊंगी. हाँ, उसी समय में ये मैप्स करा दूंगी. सो आगे बढ़ते हैं. नए राजवंशों का उदय. 7वीं शताब्दी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न बड़े भागों में भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे. राजा लोग प्रायः उन्हें अपनी मातहत या शामबत के रूप में मान्यता देते थे. उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाए और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करे. अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने के लिए शामत अपने आप को महामांडलेश्वर, पूरे मंडल का महास्वामी, यानी जो संपूर्ण आर्थिक स्थिति से परिपूर्ण हो, जो अपने ज्ञान से लोगों को प्रभावित करे और आर्थिक संपन्नता हो, उसको सांबत बोलते हैं, इत्यादि घोषित कर देते थे. कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का भी दावा करते थे. इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था. शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे. 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ, यानी इसका शाब्दिक अर्थ है सोने का गर्भ, नामक एक अनुष्ठान किया. यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न हुई और यह भी माना जाता था कि याचक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए, यानी जन्म से क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रित्व प्राप्त कर सकते. सो आगे बढ़ते हैं. उदाहरण के तौर पर उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया. मिसाल के तौर पर कदम, मयूर शर्मन और गुज्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पैसे को छोड़कर क्षेत्रीय धर्म अपनाए और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य को सफलतापूर्वक स्थापित किए. राज्यों में शासन. नए राजाओं से कईयों ने महाराजाधिराज, यानी राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों का स्वामी, जिसे अशोक सम्राट को बोला जाता है, जो चक्रवर्ती सम्राट के रूप में वो कई राज्यों को जीते. इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की. लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ साथ सत्ता की साझेदारी भी करते थे. सो लुक एट दिस पिक्चर. ये एलोरा की पहाड़ी है, गुफा है, जो गुफा 15 का भित्ति चित्र, जिसमें विष्णु भगवान आधा नर और आधा सिंह का अवतार लिए हुए हैं के रूप में दिखलाया गया है. ये एलोरा का गुफा राष्ट्रकूट कला की ये कृति है. सो आगे बढ़ते हैं. इन सभी राज्यों में उत्पादकों तथा किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे. इनको अक्सर अपने उत्पादकों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया जाता था, यानी बाध्य किया जाता था. कभी कभी इस हिस्सों को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करते थे. राजस्व व्यापारी से भी लिया जाता था.
और ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने के लिए भी इस्तेमाल होते थे जिसे लूट की शक्ल में धन में मिलने की तथा जमीन और व्यापारी मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच ही की जाती थी। प्रायः वंशानुगत होती थी। सेना में ऐसा ही होता था कि कई बार राजा के संबंधी, निकटतम संबंधी ही ओहदे पर होते थे। सो आज के लिए इतना ही, और क्लास ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों को एक होमवर्क देती हूँ, आप लोग कीजिए। नहीं होगी तो मैं लास्ट में बताऊंगी जब क्वेश्चंस बताऊंगी। ये क्वेश्चंस है, प्रशासन का यह रूप आज की व्यवस्था से किन मायनों में भिन्न था। एक बार और रिपीट करती हूँ, प्रशासन का यह रूप आज की व्यवस्था में किन मायनों में भिन्न था। सो आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स।